हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक ना। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं उनको एक बार रिकॉल करते हैं। एनर्जी में सबसे पहले हम लोगों ने एनर्जी को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, ठीक ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी एनर्जीज थी वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जितनी भी एनर्जीज थी, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सभी को हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक कहा। जो कहाँ पे हो? मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हों, बहुत छोटे लेवल पे हों। और दूसरा था मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी वो थी जो आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी बाहरी कारण के कारण किसी बॉडी के पास जो एनर्जी आती है उसको हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक कहा। लाइक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक ना, ग्रेविटी, इसके कारण जो मोशन आता है, जो एनर्जी आती है, उस काइनेटिक एनर्जी को, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक ना। फिर हमने बात की थी इंटरनल एनर्जी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरनल एनर्जी किसको कहा गया भाई? जितनी भी एनर्जीज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थी, जब हम इन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं तो उस जोड़ को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जितनी भी माइक्रो सम ऑफ ऑल दी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी है, जब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो कंबाइंड रूप से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसके साथ हमने सेंसिबल एनर्जी डिस्कस किया, हमने लैटेंट एनर्जी डिस्कस किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और फ्लो एनर्जी को डिस्कस किया। फिर हमने हाई ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी को देखा, ठीक ना। और फिर हम लोगों ने बात की कि एनर्जी का जो इंट्रैक्शन है थर्मोडायनेमिक्स में ये दो तरीके से होता है, एक हीट ट्रांसफर के माध्यम से और दूसरा वर्क, स्पेशली इन क्लोज सिस्टम। अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो वहाँ एनर्जी इंट्रैक्शन के, यानी एनर्जी के आदान प्रदान के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वर्क ट्रांसफर करके या फिर हीट ट्रांसफर करके। फिर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में जाना, और किसके रिस्पेक्ट में? क्लोज सिस्टम के रिस्पेक्ट में। हमने सिस्टम को क्लोज लिया और उसमें देखा कि वर्क का ट्रांसफर कैसे संभव है। और फिर हमें एक इक्वेशन मिला, इंटीग्रेशन PdV, जिससे कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वर्क, नॉन फ्लो वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क, इन सब नामों से हम लोगों ने उसको जाना। और फिर इस इंटीग्रेशन PdV और क्लोज सिस्टम वर्क का यूज करके हमने अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क निकाला। जैसे आइसोकोरिक के केस में हमें 0 वर्क मिला, आइसोबेरिक के केस में हमें PV2 - V1 वर्क मिला, आइसोथर्मल के केस में हमें C log V2 अपॉन V1 वर्क मिला, एडियाबैटिक के केस में हमें P1V1 - P2V2 अपॉन गामा -1 मिला, पॉलीट्रॉपिक के केस में P1V1 - P2V2 अपॉन N-1 मिला। इसके बाद हम लोगों ने वर्क का साइन कन्वेंशन देखा कि वर्क की वैल्यू को कब हम पॉजिटिव मानेंगे और वर्क की वैल्यू को कब हम नेगेटिव मानेंगे। यदि वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाए तो इसे हम लोगों ने पॉजिटिव रखा, और यदि वर्क सिस्टम के ऊपर किया जाए तो इसे हम लोगों ने नेगेटिव माना। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वर्क हमारा समाप्त हो गया है, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हीट एंड हीट ट्रांसफर। तो हमने बात की थी कि मोड दो ही हैं, या तो वर्क ट्रांसफर या फिर हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले आज हम लोग हीट को देखेंगे कि हीट क्या है और ये हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक ना। तो अगला टॉपिक है आज का हमारा हीट एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले जाने कि हीट क्या है। तो बहुत आम भाषा में कहा जाए तो हीट एनर्जी का एक रूप होता है, ठीक है। और हम लोगों ने बात की थी थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी का ही एग्जांपल क्या था? हीट था, ठीक ना। थर्मल एनर्जी को ही हम क्या कहते थे? हीट को ही हम थर्मल एनर्जी कहते थे। तो हीट एनर्जी का एक रूप होता है। अब बात आएगी भाई ये एनर्जी का कैसा रूप है? हीट एनर्जी का वो रूप है जिसमें मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम का मतलब अनिश्चित। रैंडम का मतलब क्या होता है भाई? अनिश्चित, जिगजैग वे में, ठीक ना।
हीट एनर्जी किससे जुड़ी हुई है भाई? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन से जुड़ी हुई है। या हम यूं कह सकते हैं कि जो एनर्जी एटम्स एंड मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन से जुड़ी हो उसे ही हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं। अब वर्ड इसमें जो यूज हो रहा है रैंडम, रैंडम मतलब अनिश्चित, कोई फिक्स पाथ, मोशन के लिए कोई फिक्स पाथ नहीं, कोई भी मोशन, किसी भी तरह का मोशन हो रहा है, इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात है, फ्लूइड का जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, जब हम उनको गर्म करते हैं, जब उनको हीट एनर्जी देते हैं, तो उसके पार्टिकल अपने आप एनर्जी पाकर इधर उधर क्या करने लगते हैं? भागने लगते हैं। जितना ज्यादा हीट देंगे उनका मोशन उतना ही ज्यादा क्या होगा? बढ़े। याद कीजिए, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था सेंसिबल एनर्जी। सेंसिबल एनर्जी किसके साथ जुड़ी हुई थी भाई? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। मास तो फिक्स है और v² मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। उतना ज्यादा रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। पिछले टॉपिक में एक टॉपिक आया था हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड। हम लोगों ने कहा था कि हाई ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी वो हैं जिनको कंप्लीटली और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? वर्क में। और जो हमारी हीट थी ये लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी थी, ठीक ना? इसको लो ग्रेड क्यों कहा गया? क्योंकि इसको कंप्लीटली और 100% डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों भाई? आखिर हीट ने ऐसी कौन सी गलती कर रखी है और हीट के साथ क्या समस्या है कि इसको हम 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते? ये समस्या है रैंडम मोशन। हीट जो एनर्जी है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन से जुड़ी हुई है और इसीलिए इसे 100% कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये सारे मॉलिक्यूल एक ही दिशा में चलते, एक निश्चित पाथ पे चलते, तो इनको कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन यहां अनिश्चितता है। एक मॉलिक्यूल को इधर जाना चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, कोई भी फिक्स मोशन नहीं है। इस अनिश्चित मोशन के कारण ही हीट एनर्जी होते हुए भी इसको किस कैटेगरी में रखा गया? लो ग्रेड। क्योंकि इस अनिश्चित मोशन के कारण इसे हम 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप इसको वर्क के साथ कंपेयर करें, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वर्क पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा था, तो बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। जैसे हीट को किस कैटेगरी में रखा गया भाई? पाथ। जैसे वर्क भी पाथ फंक्शन था, हीट भी क्या है? पाथ फंक्शन। दूसरा, ये भी ट्रांजिएंट है, यानी हीट का ट्रांसफर किस पे निर्भर करता है? किस पे? टाइम डिपेंडेंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू समय के ऊपर निर्भर करे। अब कहेंगे सर हीट कैसे समय के ऊपर निर्भर करता है? ध्यान दें, पहली लाइन में आपने लिखा है कि हीट क्या है? पाथ फंक्शन। यानी पाथ चेंज हो जाए तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और अगर रास्ता बदल रहा है, एक से ज्यादा समय और एक से कम समय लग रहा है, रास्ता चेंज होगा तो लगने वाला समय भी क्या होगा? चेंज होगा। इसीलिए हीट ट्रांसफर क्या है? ट्रांजिएंट है। यानी सर क्योंकि पाथ चेंज होगा, रास्ता चेंज होगा, तो उस रास्ते से लगने वाला समय भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ट्रांजिएंट। दूसरा, बाउंड्री। क्या है? बाउंड्री फेनोमेना है। यानी फेनोमेना का मतलब घटना। ये एक ऐसी घटना है जो हमें कहां पे दिखती है? बाउंड्री पे दिखती है। हीट का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमें कहां पे दिखती है? जस्ट लाइक वर्क। वर्क भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें कहां दिखता है? कहेंगे सर कैसे? फिर से समझे इसको। फिर से हमने एक सिस्टम ले लिया और एक सिलेंडर और पिस्टन, और इसके अंदर हमने क्या कर दिए? कोई गैस ले लिया। अगर आप हीट का ट्रांसफर करेंगे तो ये पिस्टन क्या होने लगेगा?
मूव होने लगेगा। जब आप हीट का ट्रांसफर करेंगे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस यानी जो गति करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? वो ज्यादा से ज्यादा इस बाउंड्री से टकराना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। टकराना, जो टकराने की संख्या है वो क्या हो जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगा बाउंड्री से। तो ये, और उसके बाद वो ये जो मूवेबल बाउंड्रीज को क्या करना शुरू कर देंगे, वो धक्का देना शुरू कर देंगे। तो हीट का ट्रांसफर क्या है, बाउंड्री। और क्या कह सकते हैं भाई, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, पाथ फंक्शन। और जितने भी पाथ फंक्शन है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। यानी हीट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो अब अगर हमें हीट ट्रांसफर दिखाना है डी क्यू, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्या करना पड़ेगा, डी को कट करना पड़ेगा। और प्रोसेस 1 से 2 के लिए दिखाना है तो डी क्यू 1 to 2 ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये सारी चीज। अच्छा एक चीज और, यूनिट, वर्क का यूनिट क्या था भाई, जूल। हीट का यूनिट भी क्या है, जूल। हीट का यूनिट भी क्या है, जूल। बट इसको कई जगह कैलोरी में भी मेजर करते हैं, ठीक ना। हीट को किससे मेजर किया जाता है, आम बोलचाल की भाषा में कैलोरी में भी मेजरमेंट होता है। लेकिन जब एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो यूनिट क्या होगी, जूल। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या कोई बताएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, 4.18 जूल। बात समझ में आ रही है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का जो ट्रांसफर होगा उसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और वो है टेम्परेचर डिफरेंस। दो बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब दोनों के बीच क्या हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी टेम्परेचर डिफरेंस हो, तापमान में अंतर हो। अगर किसी दो बॉडी का तापमान एक समान हो जाए तो इनके बीच हीट का ट्रांसफर संभव नहीं है। ये पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक ना। हीट का ट्रांसफर कब पॉसिबल है दो बॉडी के बीच में, जब उनके बीच क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, उनके तापमान में अंतर हो। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर एक समान होगा तो उनके बीच हीट का ट्रांसफर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज जो कि नेचुरल लॉ है, हीट का जो ट्रांसफर होगा, हीट का जो ट्रांसफर होगा दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता, ये अपने आप होगा, ये नेचुरली होता है। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है अपने आप, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं किससे, हीट से, ठीक है। तो हमने देखा कि हीट पाथ फंक्शन है और हीट एनर्जी का वो रूप है जिसमें एनर्जी किससे जुड़ी हुई है, रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ी हुई है। और हीट के ट्रांसफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में होगा। इसकी यूनिट क्या है, जूल, ठीक ना। एसआई यूनिट है जूल, बट आम बोलचाल की भाषा में इसे किससे मेजर करते हैं, कैलोरी में। और रिलेशन क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। क्लियर है? तो ये हीट का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। पढ़ा है पहले स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट उष्मा कहते हैं, ठीक ना। हाँ सर, क्लास है क्या? क्लास करते कि वो लेक्चर ले लीजिए, हाँ उसके बाद फिर मिलके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
क्लियर है जी? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है ना? कैसे समझेंगे भाई, कैसे जानेंगे? 10वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब है 1 kg, 1 ग्राम, यूनिट बेसिकली हम 1 kg को लेते हैं। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब है कोई भी चीज ले लें आप, दूध ले लें, पनीर ले लें, ठीक ना, पानी ले लें, कोई भी मैटर ले सकते हैं। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का यानी 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो, उसे ही उस सब्सटेंस का, ये हर सब्सटेंस के लिए क्या होगा, अलग अलग, उस सब्सटेंस का क्या कहेंगे हम लोग, विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे, ठीक ना? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? फॉर एनी सब्सटेंस द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, किसके लिए, फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, उसे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। लाइक अगर हमने 1 kg दूध लिया, ठीक ना, 1 kg दूध लिया, मिल्क हम ले रहे हैं कितना, 1 kg, और इसका टेम्परेचर है अभी 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है मिल्क, और इसी बगल के बर्तन में है वाटर, ठीक ना, 1 kg 35 डिग्री। अब इसको भी हमें 35 से कहाँ ले जाना है, 36, और इसको भी 35 से। जब हम दोनों को गर्म करेंगे तो दोनों में जो हीट रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, वो क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। यानी हर एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? स्पेसिफिक, अच्छा एक चीज और जाने, स्पेसिफिक हीट सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में, स्पेसिफिक हीट की केस में बहुत सारी चीजें सीखने लायक हैं। सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट की एक ही वैल्यू होती है, सिर्फ C। लेकिन गैसेस के केस में स्पेसिफिक हीट की 2 वैल्यूज हो जाती हैं। एक को हम Cp कहते हैं और दूसरे को हम Cv कहते हैं, ठीक ना? हम लोग बीटेक कर लेते हैं बट ये बातें हमें समझ में नहीं आती। स्पेसिफिक हीट जो C है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है भाई? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं, इन द सेम वे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, वहां आप पढ़ेंगे कि लिक्विड आर सपोज टू बी इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं। इसी जितने भी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम है, स्पेशली जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, ठीक ना? लिक्विड को आप कंप्रेस, बट गैसेस, गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है, बट दोनों में अंतर है। गैसेस आर सपोज टू बी कंप्रेसिबल, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, बट लिक्विड आर सपोज टू बी इनकम्प्रेसिबल। चूंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, उसका शेप साइज क्या है, बिल्कुल फिक्स है, इसलिए उसमें स्पेसिफिक हीट की एक ही वैल्यू होती है। लेकिन गैस अभी इतना वॉल्यूम है और दबा के उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसलिए वहां पर अलग अलग वैल्यूज होती हैं। गैसेस के केस में स्पेसिफिक हीट की 2 वैल्यू है, एक Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। अच्छा, अब मैं जरा कहूं कि अगर आइडियल गैस लें तो उसमें स्पेसिफिक हीट की कितनी वैल्यू होंगी? क्यों भाई, एक क्यों? अभी मैंने कहा कि गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की कितनी वैल्यू है, गैसेस के लिए कितनी है, 2, तो आइडियल गैस के लिए कितनी होंगी? क्यों भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यही आंसर मुझे जानना था।
आइडियल गैस वो गैस है जिसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते। कितना भी कंप्रेस कर लेंगे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी रहेगी? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? इसलिए सॉलिड लिक्विड के साथ आइडियल गैस के लिए भी स्पेसिफिक हीट की सिर्फ कितनी वैल्यू होगी? 1। और रियल गैसेस जो जनरली गैसेस अवेलेबल हैं उनके लिए स्पेसिफिक हीट की कितनी वैल्यू होगी? 2। क्लियर है ना? स्पेसिफिक हीट को हम लोगों ने पढ़ा कि यह क्या है? यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक हीट। इसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दिखाते हैं? C से। अब C के बराबर क्या होगा? इट इज द, यह उष्मा की वह मात्रा है, वही है ना उष्मा की, और उष्मा को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यों? ये उष्मा की वह मात्रा है जो यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है। m हो गया यूनिट मास और dt इज द चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर कितना लेना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट को हम Q अपॉन m इंटू dt से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है भाई, तो जरा बताइए, हीट का यूनिट क्या है? जूल। अभी हमने पढ़ा हीट का यूनिट क्या है? जूल। अपॉन मास का यूनिट केजी और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें हीट का यूनिट मालूम है, मास का यूनिट मालूम है और टेम्परेचर का यूनिट मालूम है। तो हमने लिखा जूल पर केजी पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस के लिए निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्योंकि हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं तो ये कितने तरह की हो जाएगी? 2। लिक्विड और सॉलिड केस में कितना रहता? 1। आइडियल गैस केस में कितना रहता? 1। ठीक ना? तो अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट की 2 वैल्यूज होंगी। एक क्या कहलाएगा? Cp और एक Cv। इसे कहेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक को हम Cp कहते हैं और दूसरे को हम Cv कहते हैं। अब इनको कैसे बोलेंगे भी? सेम बात, बातों में कोई डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं। एक वर्ड लग जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर और यहां लग जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर हमें इसे फिर से डिफाइन करना है कि स्पेसिफिक हीट Cp क्या है, तो Cp इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of a substance by unit degree. कब? When pressure is constant. अगर हिंदी में बोलना चाहें तो यह उष्मा की वह मात्रा है जो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। कब? जब प्रेशर को क्या रखा गया हो? कांस्टेंट रखा गया हो। और जब इसमें बोलना हो तो इसमें कहेंगे जब वॉल्यूम को क्या रखा गया हो? कांस्टेंट। बस इतना ही, और कोई चेंजेस नहीं। यानी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ एक वर्ड लगाना है एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये कब होगा? एट कांस्टेंट। अब ये चीज डिफाइन तो हम लोग कर देते हैं, बट ये चीजें हमारी समझ में आती नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर को कैसे समझें, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे समझें, और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम को कैसे समझें। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दे रहा हूं जहां से आप समझ जाएंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब।
आई समझे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहली बात, ये दोनों गैसेस के लिए एग्जिस्ट करती हैं, ठीक ना? तो हमने सिलेंडर पिस्टन सिस्टम लिया है और यहाँ पर एक गैस लिया है जो हमारा क्या है, सिस्टम है। यहाँ भी सेम लिया है, बट अंतर एक है, यहाँ पर हमने पिस्टन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हमने पिस्टन को फिक्स कर रखा है, पिस्टन मूव नहीं कर सकता। अब जरा देखिए यहाँ क्या हुआ, इधर से ये फिक्स बाउंड्री है, ये भी फिक्स बाउंड्री, और ये भी, जो बाउंड्री मूव कर सकती थी इसे भी हमने अब क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यानी अब ये बाउंड्री मूव, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इधर बाउंड्री फिक्स है, इधर फिक्स है, इधर फिक्स है, बट ये बाउंड्री अभी भी क्या है, ये यहां से यहां तक मूव कर सकती है। क्लियर है? ये कौन सा केस है भाई, सीबी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। यानी जब आप हीट कर रहे थे तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो चुका है गैस का, कांस्टेंट। क्या वॉल्यूम चेंज हो सकता है? तो ये जो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जब हम हीट कर रहे थे उस दौरान आयतन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप हीट कर रहे हैं, आप उष्मा दे रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में कोई बदलाव, गैस का जो वॉल्यूम है वो एज यूजुअल बना रहेगा, उसमें कोई चेंज। तो इसका मतलब जो भी आप उष्मा देंगे, जो भी आप हीट देंगे, उससे इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ध्यान दें, जब आप हीट करेंगे तो धीरे धीरे इस गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इन मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना? रैंडम मोशन बढ़ेगा तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, सेंसिबल एनर्जी। याद कीजिए, सेंसिबल एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना? वो एनर्जी जो किसके साथ जुड़ी हुई हो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। जितना ज्यादा एनर्जी आएगा उतना मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कौन सी एनर्जी बढ़ी भाई, सेंसिबल एनर्जी। और सेंसिबल एनर्जी किसका हिस्सा होती है, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी माइक्रोस्कोपिक का राजा था। जितनी भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी थी वो सब किसके अंडर थी, यानी अल्टीमेटली जो भी हीट यहां से जाएगा उससे गैस का क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो बदलाव को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी यू का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक ना? तभी तो हम लिखते हैं U2 माइनस, बदलाव दिखा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो भी आप हीट देंगे, कब, जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहे, तो आप जितनी भी उष्मा देंगे वो उष्मा फाइनली किसमें परिवर्तित होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? क्योंकि जब आपने उष्मा दी तो ये पिस्टन तो मूव किया नहीं भाई। अगर पिस्टन मूव कर जाता तो इंटरनल एनर्जी के साथ पिस्टन मूव किया तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट का वर्क भी होता ना, लेकिन पिस्टन क्या है, फिक्स है, पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो हम जितनी भी उष्मा देंगे वो सिर्फ किसको बदलेगी, इसके इंटरनल एनर्जी को। यानी जब भी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट सप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम के किस चीज को बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, ठीक ना? यानी जो भी आप यहां पर dq दे रहे हैं, dq जो भी दे रहे हैं, जो भी हीट ट्रांसफर दे रहे हैं, ये अल्टीमेटली किसके बराबर होगी, किसके बराबर, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप जो भी उष्मा दे रहे हैं उससे किस में बदलाव आ रहा है, इंटरनल एनर्जी में। यानी du जो भी आपने हीट ट्रांसफर किया उसने सिर्फ इंटरनल एनर्जी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी du इज इक्वल टू, बात समझ में, ये कब है, जब वॉल्यूम क्या है, क्लियर है? अब यहां बात कीजिए, अब हम लोग समझेंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। यानी जब आप हीट कर रहे थे तब प्रेशर क्या रखा गया,
कांस्टेंट रखा गया। अब इसको कैसे समझें, ध्यान से देखें। अब इस केस में भी सेम, सब कुछ सेम है, बट क्या फिक्स नहीं है? पिस्टन फिक्स नहीं है। और पिस्टन के फिक्स ना होने के कारण जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। सबसे पहले जब आप हीट करेंगे तो धीरे धीरे इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ने से सेंसिबल एनर्जी बढ़ती है, और चूंकि सेंसिबल एनर्जी किसका हिस्सा है? इंटरनल एनर्जी। तो अगर सेंसिबल एनर्जी बढ़ी तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। धीरे धीरे जब ये इसकी ताकत बढ़ेगी और इतना सक्षम हो जाए कि इस पिस्टन को क्या कर सके, तो धीरे धीरे ये पिस्टन क्या होने लगेगा? मूव होने लगेगा। यानी यहां पर जो उष्मा खर्च हो रही है, यहां जो डीक्यू खर्च हो रहा है, ये किसमें खर्च हो रहा है भाई? पहला, इस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो रहा है, ठीक ना, डी में खर्च हो रहा है, प्लस और कहां खर्च हो रहा है? इस पिस्टन को यहां से मूव करना। और पिस्टन के वर्क को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वर्क। कल हम लोगों ने क्लोज सिस्टम का वर्क निकाला था और उसी का नाम क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट वर्क। और डिस्प्लेसमेंट वर्क कितना आया था? पी डी। बात समझ में आ रही है? तो जब आप कांस्टेंट, अच्छा आप कहेंगे सर प्रेशर कहां कांस्टेंट रहा? बात आएगी ना कि हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहा। कैसे भाई? प्रेशर कब बढ़ता? जब ये पिस्टन यहां से मूव नहीं करता। जिस रफ्तार से प्रेशर बढ़ रहा था उसी रफ्तार से ये पिस्टन क्या होने लगा? पीछे जाने लगा। जिसके कारण ध्यान रहे, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट करते तो प्रेशर क्या होता? लेकिन अगर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता उसी रिस्पेक्ट में वॉल्यूम भी क्या होने लगा, तो ओवरऑल प्रेशर क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? प्रेशर में कोई बदलाव। तो ये है कांस्टेंट प्रेशर और ये है कांस्टेंट। समझ में आई बात? कैसे हम कांस्टेंट प्रेशर को समझेंगे और कैसे हम कांस्टेंट, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट था क्योंकि पिस्टन मूव, यहां प्रेशर कांस्टेंट था क्योंकि जिस रफ्तार से प्रेशर बढ़ा था उसी रफ्तार से वॉल्यूम भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो ओवरऑल प्रेशर एक समान ही रहा, प्रेशर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। तो हमारा सिस्टम 1 से 2 के लिए ही है ना, दिस इज 1 एंड दिस इज, हम इसी दौरान देखेंगे ना, हमारा प्रोसेस फिक्स है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहां पे बनाएंगे? फाइनल पॉइंट पे, कि हमको तो यहां से यहां तक देखना है ना, इसके आगे क्या हो रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अपना जो प्रोसेस है उसी के दौरान देखना है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। बढ़ा जाए आगे ना। यहां कुछ चीजें और सीखें। अब सीपी लिखा जाए, सीपी लिखा जाए स्पेसिफिक हीट, तो अभी हमने सीखा था स्पेसिफिक हीट क्या था? Q अपॉन m डॉट डी टी, यही था, ठीक ना। अब इस C को, सॉरी ये हमने किसके लिए लिखा था? C के लिए लिखा था, स्पेसिफिक हीट के लिए लिखा था। अब यही काम हम किसके लिए करेंगे? Cp के लिए लिखेंगे, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या आएगा भाई? C को हम क्या बना रहे हैं? Cp। अब देखिए, जब हम इस C को Cp बनाएंगे, यानी स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बनाएंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, जो dq था वो किसमें परिवर्तित हुआ है? du प्लस pdv। तो इस q को हम क्या लिख दें? du प्लस लिख सकते हैं। और स्पेसिफिक हीट किसके लिए था? यूनिट मास के लिए। तो m को कितना मान लें? 1। तो नीचे क्या बचेगा? बात समझ में आई? यहां आप लिख सकते हैं 1। क्लियर है? m मास के लिए होता तो m लिखते हैं, यूनिट मास के लिए है तो 1 लिख दिए। अब जरा देखिए, du प्लस ये किसके लिए है? अच्छा यहां से एक चीज और लिखें, जब ऐसा लिखेंगे तो यहां लिखेंगे P इज इक्वल टू C, क्योंकि ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर के लिए कर रहे हैं, ठीक ना। अब चूंकि यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या?
ध्यान से देखिएगा, du प्लस p तो कांस्टेंट है, dpv लिख सकते हैं, कोई अंतर आएगा? ऐसी तरह ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स में dx ऐसे लिखा रहता है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 2 क्या है? कांस्टेंट है, उसको हमेशा हम क्या कर देते हैं? बाहर कर दे, उससे कोई फर्क। तो यहां p क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए p को हम अंदर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन क्या है? dt। दैट इज, अब जरा देखिए, d कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा? u प्लस pv अपॉन dt। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज, ये क्या हो जाएगा भाई? du प्लस pv को एक खास टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड h। u प्लस pv को क्या? u प्लस pv को क्या लिखते हैं? h लिखते हैं। एंड दिस h इज कॉल्ड, क्या कहते हैं h को? स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्मॉल लेटर में लिखा है ना, स्मॉल लेटर में स्पेसिफिक इंथैल्पी होगा, और कैपिटल एच लिखा था तो इसे सिंपली क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये H है स्पेसिफिक इंथैल्पी। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि ये क्या है। उस दिन मैंने कहा था कि इंथैल्पी और आइसेंथैल्पी प्रोसेस बताया था, जिसमें इंथैल्पी क्या रहे? कांस्टेंट। आज हम लोग जानेंगे कि ये इंथैल्पी क्या चीज है, ठीक ना। फिलहाल ये जानिए, U प्लस पीवी यानी किसका किसका जोड़? इंटरनल एनर्जी, और ये पीवी क्या है? फ्लो एनर्जी। कल पढ़ा था फ्लो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तथा फ्लो एनर्जी के सम मतलब जोड़, सम को ही हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक इंथैल्पी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी के सम को, जोड़ को हम इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना आया? dH अपॉन dt। कब? व्हेन P इज इक्वल टू C। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, कुछ बोल रहे हैं? सो फाइनली Cp को हम क्या लिख सकते हैं वहां से? dH अपॉन dt। कब? व्हेन P इज इक्वल टू C, ठीक है। अब Cp को अभी तक हम ये कह रहे थे कि यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक होगा। कब? जब प्रेशर को क्या रखा जाए। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, समझें। ये क्या है? H। इसको कह सकते हैं Cp इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी। रेट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, विथ रिस्पेक्ट टू कब? कब? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। बात समझ में आई कि Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी। कब? एट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डिफाइन करने का ये एक अगला तरीका है। Cp को अगर बीटेक में पढ़ेंगे तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे। डिप्लोमा लेवल तो आप कहते हैं यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो उसे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। लेकिन हायर क्लासेस में अगर बीटेक करेंगे तो वहां Cp को कहेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? और यहां ये जो H है, अब इसके बारे में हमें जानना है। H को हम लोग क्या कहते हैं? इंथैल्पी। और समझने के लिए इंथैल्पी बोलेंगे, अगर कैपिटल में है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, और स्मॉल लेटर में है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्योंकि स्मॉल लेटर स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते? कैपिटल लेटर से। हाँ जी, सोना नहीं है भाई साहब, सोना नहीं है। अरे स्टूडेंट के जवान हो, बूढ़े जैसा बैठे हो, एकदम टाइट बैठो।
हाथ खोलो नहीं तो नींद आएगी, फिर सोओगे थोड़ी देर के बाद। मेरी नजरें घूमते रहती हैं, मैं कुर्सी पे बैठता हूं, हाँ, आप चेयर पे बैठे हो तो नींद आ रही है। चलो आओ वापस टॉपिक पे आते हैं। मैंने पहले ही कहा था, आपका चेहरा मेरे ख्याल से बहुत कम समय मैंने देखा है, 2 टाइम है, इसीलिए नींद आने का मुख्य कारण यही होता है, अगर चीजें समझ में ना आए तो फिर वो नींद का कारण बनेंगी, ठीक ना। तो देर आए दुरुस्त आए, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, ठीक ना। क्लासेस ऑनलाइन है, पता है, हाँ, तो आज का लेक्चर ना देखें, पहली क्लास का लेक्चर देखें, नहीं तो फिर नींद आएगी। हमेशा वीडियो देखते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सीधे लेक्चर नंबर 4 कभी स्टार्ट ना करें, कभी गलती से भी नहीं। पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1, वहां से चलोगे तब सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी, कहीं समस्या नहीं आएगी। लेकिन लेक्चर नंबर 2 शुरू कर दिया और 1 नहीं देखा तो समस्या आएगी, फिर नींद आएगी। कोई समस्या नहीं है, नींद आनी है। ये सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, पिछले बार आपने फिजिक्स पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ा था, मैथमेटिक्स पढ़ा था, वो सब आप पहले से पढ़ते आ रहे थे, कुछ जानते थे उसके बारे में। लेकिन ये आपका बिल्कुल नया और आपका आधार है। आप जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है ना, उसका आधार है, बेस है। अगर थर्मल इंजीनियरिंग नहीं आती तो आप अपने आप को मैकेनिकल का नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो भूल जाना है। प्राइवेट में कहीं खट लो, मजदूरी कर लो, अलग बात है। गवर्नमेंट में जाने के लिए बिना थर्मल के कोई रास्ता नहीं है। और ये थर्मल का बेस बनाने का समय है। अगर ये बेस कमजोर हो गया तो उस पर जो चाहोगे कि मजबूत इमारत बन जाए, वो चीज़ संभव नहीं है। इसलिए, और मैंने रास्ता भी बताया है कि नींद आए तो बाहर जाना, लेकिन आपके इस समस्या के लिए कोई उपाय नहीं है। 2 ही क्लास करेंगे, बीच में मेरे ख्याल से 6 क्लास हुई थी बेसिक कॉन्सेप्ट की, और 3 ऑलरेडी हो चुकी हैं एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स की। 9 क्लासेस हो चुकी हैं, और 9 में अगर आप 2 अटेंड करेंगे तो ये स्थिति लाजमी है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और आगे समस्या और बढ़ जाएगी, अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया तो आगे ये विकराल समस्या हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं, आपके सीनियर जो अभी आपके साथ क्लास में नहीं बैठे हैं, लेकिन धीरे से आकर के मुझे उधर मिलने के चले जाते हैं। मैं उनको कहता हूं कि पास करना है तो क्लास में बैठो। उन्हें शर्म आती है आपके साथ बैठने में, क्योंकि उन लोगों ने ध्यान दिया नहीं, और वो कोई 2 साल से फेल हो रहा है, कोई 3 साल से फेल हो रहा है, और उन्हें शर्म आती है आपके साथ आके बैठने में। सिर्फ थर्मल, और एक बच्चा तो ऐसा है जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है बिना डिप्लोमा के, और उसका अभी तक थर्मल क्लियर नहीं हुआ। ये सब्जेक्ट ऐसा है, सारी टेक्निकल चीजें है ना। सेमेस्टर एग्जाम में इसमें कथा लिखोगे तो पास नहीं होने वाले, एकदम क्लियर कट है। टू द पॉइंट लिखोगे पूरे नंबर मिलने वाले हैं, और कथा लिखोगे 2 पन्ने का 1 नंबर भी नहीं, काट के ऐसे 0 कर देगा। और आजकल कॉपियां ऑनलाइन चेक हो रही हैं, ऑन रिकॉर्ड, कोई टीचर आंख बंद करके कॉपी चेक नहीं करता। इसलिए मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक ना। तो रेगुलर क्लास करें, ठीक ना। चलिए, क्या बता रहा था भाई मैं? चलिए, इंथैल्पी को थोड़ी देर में आएंगे वापस इंथैल्पी पे। पहले थोड़ा सा इस टर्म को देख लें, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक ना। तो ये हमारा आ गया सिंपली सीपी। अभी इसको यहीं रखते हैं और फिर किस पे आते हैं? सीबी के ऊपर आते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक ना। आइए यहां देखते हैं कि सीबी क्या है भाई। देखिए, सी था स्पेसिफिक हीट, इसको पहले हमने क्या बनाया? सीपी, और अब हम क्या बनाने वाले हैं? सीबी। अब देखिए, क्यू को इस केस में किससे रिप्लेस किया जाए? डी यू से, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी आप हीट देंगे वो किस में परिवर्तित होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डी क्यू को हम लिख देंगे यहां डी यू अपॉन एम, कितना हो गया? 1 इंटू। तो सीवी, अच्छा ये कब हुआ है? व्हेन V इज इक्वल टू, तो CV इज इक्वल टू डी यू बाई
dt when v इज इक्वल टू। अब अगर इसे डिफाइन करना हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम क्या कहेंगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कब? जब वॉल्यूम को क्या रखा गया? कांस्टेंट रखा। बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोगों ने Cp निकाला और इस तरीके से हम लोगों ने Cv निकाला। ठीक है, अब यहां से फाइनली हम लोग को 3 टर्म मिले। पहला टर्म है हमारा Cp। Cp क्या था भाई? dH बाई dt व्हेन P इज इक्वल टू। दूसरा टर्म मिला हमको Cv du बाई dt व्हेन V इज इक्वल टू। और तीसरा टर्म हमको मिला इंथैल्पी, क्या? H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक ना, ये 3 टर्म हमको मिले हैं। ठीक है, आइए CpCv। पहली बात, ये पॉइंट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? अब फिर गलती यही होने वाली है। जब मैंने पाथ फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कहा था कि डिप्लोमा लेवल के लिए पाथ फंक्शन 2 ही लोग हैं, हीट एंड। अब आपने क्या किया? आपने देखा ओहो इसमें स्पेसिफिक हीट लगा है, और हीट क्या होता है? तो तुरंत गलती हो जाएगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। CpCv बोथ आर पॉइंट फंक्शन। ये दोनों क्या हैं? पॉइंट फंक्शन। कहेंगे क्यों? अभी अभी आपने देखा Cp किसका रेशियो है भाई? 2 प्रॉपर्टीज का। ध्यान देखिए, इंथैल्पी क्या है? प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या है? प्रॉपर्टी। यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या है? प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या है? और 2 प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा एक प्रॉपर्टी ही होगा। ठीक ना? जब दोनों लोग प्रॉपर्टी हैं तो उनका रिजल्ट पाथ फंक्शन नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? पॉइंट, यानी प्रॉपर्टी ही होगी। तो ये दोनों Cp एंड Cv both are property and so they are point function। बात समझ में आ रही है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों के दोनों पॉइंट फंक्शन है। प्रॉपर्टी, अब बात आती है प्रॉपर्टी है तो कौन सी है भाई? ठीक ना, तो ध्यान दें, स्पेसिफिक इंथैल्पी और टेम्परेचर दोनों क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। Cp एंड Cv बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों क्या हैं? इंटेंसिव हैं। ठीक ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, इसलिए ये खुद भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और चूंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये कभी पाथ फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं दे आर पॉइंट फंक्शन। बात समझ में आ रही है ना? सभी के सभी क्या होंगी? पॉइंट फंक्शन। लेकिन यहीं पर एक टर्म और भी आएगा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ये क्या होता है? m इंटू सी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ये अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया? तो ये हीट कैपेसिटी जो वर्ड है ये किस तरह की प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव। बात समझ में आ रही है? और हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और मास के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं, जो खुद ब खुद एक क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
आइए कुछ और भी चीजें सीखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। सीपी, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जाने, सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से क्या होगी, और ये भी अभी हमने देखा था, एक तरफ सीपी बनाया था और एक तरफ सीपी। सीपी के केस में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कुछ वर्क भी हुआ था, जबकि सीवी के केस में सिर्फ क्या था, इंटरनल एनर्जी। तो ये हमेशा क्या होगा, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन। और ऐसे भी आगे आप पढ़ेंगे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है आर। मेयर्स इक्वेशन पढ़ा है पहले, मेयर्स फॉर्मूला 11-12 में अगर आपने किया होगा तो वहां पे इसको पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक ना। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, और दिस क्वांटिटी आर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। आर हमेशा क्या है, अगर ये पॉजिटिव कब होगा, जब सीपी हमेशा किससे बड़ा हो, सीवी से, तभी तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तीसरा टर्म जो आता है सीपी अपॉन सीवी, ये किसके बराबर होता है, गामा। पिछले क्लास में बताया था सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, गामा। तो ये कुछ रिलेशनशिप है जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में है। पहला, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा, सीपी सीवी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर। और आर एक हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसीलिए सीपी हमेशा बड़ा होगा किससे, सीवी से बड़ा होगा। और सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो होता है ये किसके बराबर होता है, गामा के बराबर। ये एयर के लिए है, 1.41 इज फॉर एयर, नॉट फॉर अदर गैसेस। सभी के लिए वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक ना। ध्यान दें, इसमें अगर अंदर जाएं तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस होती हैं, और सभी के लिए वैल्यूज अलग अलग होंगी, लेकिन उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको IIT JEE की प्रिपरेशन करा रहा होता तब आपको मैं अंदर जाके बताता कि मोनो एटॉमिक के लिए क्या रिलेशनशिप होगा, डाई एटॉमिक के लिए क्या और ट्राई एटॉमिक के लिए क्या, बट डिप्लोमा लेवल के लिए उतना अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए थोड़ा सा इंथैल्पी देखते हैं। तीसरा टर्म था हमारा H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक ना। तो इंथैल्पी है क्या, इंथैल्पी को हम कहते हैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। इंथैल्पी को क्या कहते हैं भाई, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कंटेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी। अब बात आती है कि ये हीट कंटेंट क्या है। हीट कंटेंट इज नथिंग बट द टोटल हीट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। टोटल हीट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम at constant pressure is called heat content or enthalpy. अब टोटल हीट एनर्जी में दो लोग आते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी है और दूसरा फ्लो एनर्जी। बात समझ में आ रही है, एक है इंटरनल एनर्जी और दूसरा क्या है, फ्लो एनर्जी। इन दोनों के सम को ही हम हीट कंटेंट या टोटल हीट एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, दिस इज योर इंथैल्पी। क्लियर है, सिर्फ हीट नहीं, टोटल हीट एनर्जी, और टोटल हीट एनर्जी के अंदर कौन कौन लोग आएंगे, इंटरनल एनर्जी और साथ में फ्लो एनर्जी। इन दोनों के सम को ही हम टोटल हीट एनर्जी कहते हैं किसी भी सिस्टम का।
और सिंपली कह सकते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी इज द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज योर इंथैल्पी, और इसका बहुत ज्यादा यूज है थर्मल इंजीनियरिंग में। सबसे ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं है, किसका यूज है? इंथैल्पी का। क्लियर है? इंथैल्पी का यूज सबसे ज्यादा है। अगला टॉपिक है आपका सेंसिबल हीट एंड लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट क्या होता है? ठीक ना। सेंसिबल का मतलब क्या है भाई? मैंने बताया था जिसको हम क्या कर सकें, सेंस कर सकें। और लैटेंट हीट जो छुपा हुआ है, जो गुप्त है, उसे हम लैटेंट कहते हैं। ठीक ना। अब दोनों को एक जगह समझने के लिए आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लेंगे आइस। आइस का टेम्परेचर होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस आइस को हम धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे, और करते हुए कहां तक जाएंगे? 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और क्या होता है इन चीजों को देखते हैं। इसी में हम दोनों चीजों को समझ जाएंगे, सेंसिबल हीट को भी और लैटेंट हीट को भी। इसमें हमने एक साइड टेम्परेचर को दिखाया है और एक्स एक्सिस के ऊपर हीट को दिखाया है। हीट वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम है ये। ठीक ना। ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ ये हो गया ऑरिजिन, यानी 0 0। ठीक ना। इसके नीचे हम आइस ले रहे हैं कितने डिग्री पे? -20 डिग्री। अब देखिए -20 पे हमने बर्फ ले लिया और इसको धीरे धीरे क्या करना शुरू किया? हीट किया। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी इसका टेम्परेचर घटेगा। 20 से घटते घटते कहां पहुंचेगा? 0। बीस से घटते घटते कहां आया? 0। अच्छा, -20 डिग्री पर बर्फ किस अवस्था में होगा? किस अवस्था में? सॉलिड। अब हम हीट करते हुए कहां पहुंच गए? अच्छा, -20 से 0 जाने के लिए कितनी उष्मा देनी पड़ी? कितनी उष्मा? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट को हमने क्या लिखा था भाई? C = dQ/m², ये लिखा था। तो यहां से अगर कितना हीट दिया, यहां पे हमारे पास हीट है ना, कितना हीट दिया हमने? dQ = m Cp इंटू, अब यहां C को हम Cp मान रहे हैं क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। एटमॉस्फेयर में गर्म कर रहे हैं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। mCp, ये जो हीट है dQ = mCp इंटू, यहां ये जो dt है ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखें, चेंज कहां से कहां हुआ भाई? माइनस में, फाइनल माइनस इनिशियल। शुरुआत यहां से हुई थी 0.1 ये है, और 0.2 0 डिग्री, यानी 0 माइनस माइनस का 20। तो यहां से यहां तक कितना हीट दिया गया? mCp, दिस इज योर dQ। जब आप इतना हीट देंगे, और dt का मतलब क्या है? 0 माइनस 20, तब आप -20 से कहां पहुंचेंगे? अब जरा बताइए, जब आप 0 पे आ गए, आप जब चले थे तो आपकी अवस्था क्या थी? सॉलिड। 0 पे आ गए तो आपकी अवस्था क्या होगी? ये हमारी गलतफहमी है। 0 पे पहुंचने के बावजूद यहां पर हमारी स्थिति क्या है? सॉलिड ही है। ध्यान रहे, 0 डिग्री पर आइस भी होता है और 0 डिग्री पर ठंडा पानी भी होता है। दोनों में अंतर किस बात का है? अंतर है लैटेंट हीट का, गुप्त उष्मा का।
बात समझ में आ रही है? यहां पे जो आपने हीट दिया mCpdt, अब इसी को हम कहते हैं सेंसिबल हीट। क्यों भाई? क्योंकि यहां टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसको आप सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब आप 0 डिग्री पे पहुंचे तो 0 डिग्री पे अभी भी आपकी अवस्था सॉलिड ही है। आप अभी भी किस अवस्था में हैं? आइस ही हैं आप। ठंडा पानी अभी आप नहीं बने। ठंडा पानी के लिए आपको इसको और हीट देना पड़ेगा, और जब आप ये हीट देंगे यहां से, तो आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे और यहां पर इसकी अवस्था क्या हो जाएगी? लिक्विड। यानी यहां से यहां तक आप हीट तो दे रहे हैं ना, हीट इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। देखिए यहां से यहां तक हीट देना पड़ा, लेकिन एक चीज गौर कीजिए, जब आप यहां से यहां हीट दे रहे तो क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ? याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि फेज चेंज के लिए, फेज चेंज कब पॉसिबल है? जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या रहे? कांस्टेंट। प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट था, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्या है? कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक आपने जो हीट दिया, इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। बात समझ में आ रही है? और यहां जो आपने हीट दिया था, इसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर में चेंज हुआ, -20 से कहां पहुंचे? 0। लेकिन यहां पर 0 से कहां पहुंचे? टेम्परेचर में कोई चेंज, प्रेशर में कोई चेंज। चेंज किस में हुआ? फेज में। ये सॉलिड से कन्वर्ट होकर कहां गया? इसीलिए 0 डिग्री पर ठंडा पानी भी होगा और 0 डिग्री पे बर्फ भी होगा। क्लियर है? 0 डिग्री लिक्विड में आ चुके हैं, अब फिर आगे हीट करेंगे। जब हमने यहां से आगे हीट किया तो फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। सपोज दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, कहाँ? बर्फ किस अवस्था में होती है? तो -20 डिग्री पे बर्फ ही होगी तो। हाँ, यहां 0 पे आ गया। हाँ हाँ, टेम्परेचर नहीं, आपने हीट दिया है। हीट, अच्छा एक चीज बताओ, बर्फ को आप गर्म कर, पहले आपके पास बर्फ 40 डिग्री पे था, -40 पे था, और फिर उसको आपने गर्म करके -20 डिग्री पर ले गए, तो -20 डिग्री पर वो क्या पानी हो गया होगा? क्या होगा? सॉलिड ही होगा ना। इसीलिए 0 आपने -20 से गर्म किया और कहां पहुंचे? 0 पे। लेकिन 0 पे बर्फ भी होता है और 0 पे ठंडा पानी भी होता है। अंतर किसका है? लैटेंट हीट का। अगर लैटेंट हीट निकाल दे तो सॉलिड बन जाएगा, और लैटेंट हीट दे दे तो क्या बन जाएगा? बात समझ में आई? अब देखिए 0 से आगे हीट किया और कहां पहुंचे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहां पे टेम्परेचर कितना लिया है? आप बताइए भाई, 100 डिग्री पे किस अवस्था में होगा? पानी ही होगा। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझें। 100 डिग्री पे 100 डिग्री पे गर्म पानी भी होता है और 100 डिग्री पे स्टीम भी होता है। अंतर किसका होगा? लैटेंट हीट का। बात समझ में आ रही है? तो यहां हम लोग पहुंच गए, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट अभी भी अवस्था क्या है? लिक्विड। अब ये भाप कब बनेगी? जब इसको आप आगे और ज्यादा क्या करें? हीट दें। तो फिर यहां से यहां तक आप इसको क्या देंगे? हीट देंगे, और यहां पर ये आकर किस स्टेट में आ जाएगा? वेपर फेज में आ जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक जो आपने उष्मा दी, इस उष्मा को आप क्या कहेंगे? लैटेंट हीट। और यहां से यहां तक जो उष्मा दी, इसे आप क्या कहेंगे? सेंसिबल। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक टेम्परेचर क्या हो रहा है, लेकिन यहां से यहां में टेम्परेचर में कोई चेंज, यानी फिर फेज चेंज हुआ। लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? और फेज चेंज के लिए दो मेन कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और प्रेशर कांस्टेंट रहे। बात समझ में आ रही है? अब जब आप यहां से फर्दर हीट करेंगे तो ये यहां से किस अवस्था में जाएगा? इसको क्या कहते हैं? सुपर हीटेड वेपर। अब उसका कोई फेज परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा वैसे। बात समझ में आ रही है?
तो यहां आपने क्या क्या सीखा भाई? सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट वो है जहां टेम्परेचर में क्या हो? चेंज हो। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? एमसीपी dt से। कैसे निकालते हैं सेंसिबल हीट की वैल्यू? एमसीपी dt। और लैटेंट हीट की वैल्यू फिक्स होती है। लैटेंट हीट की वैल्यू मैं नोट करा दूंगा, वो वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक है। लैटेंट हीट की वैल्यू अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करें तो लैटेंट हीट की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। फिलहाल इतनी चीजें समझ में आई। ये जो लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट है, ये भी कितने तरह का है? 3 तरह का। ठीक ना? एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक ना? दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और तीसरा है लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये जो फ्यूजन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये किसके लिए है? सॉलिड टू लिक्विड। देखिए एरो दोनों साइड लगाया है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये किसके लिए है भाई? लिक्विड टू वेपर या फिर वेपर टू लिक्विड। क्लियर है? इसी को, इसका एक दूसरा नाम भी है कंडेंसेशन, मैंने बताया था। अगर वेपर से लिक्विड होता है तो नाम हो जाता है कंडेंसेशन, बट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तीसरा है लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये किसके लिए है? सॉलिड से वेपर या फिर वेपर से सॉलिड। क्लियर है? तो ये हमारा 3 तरह का सिस्टम है लैटेंट हीट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो लैटेंट हीट है, वाटर। ठीक ना? वाटर के लिए लैटेंट हीट नोट कर लेंगे। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके लिए? 2256 ही है ना? ठीक है। वाटर के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्योंकि आगे हम लोग पावर प्लांट पढ़ेंगे और उसमें हम बॉयलर पढ़ेंगे, और बॉयलर में पानी को गर्म करके क्या बनाते हैं? भाप बनाते हैं, वेपर बनाते हैं। इसलिए इसका हमें बहुत जगह यूज पड़ता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन पानी का कितना है? 2256। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस बनाना, ये क्यों जान रहे हैं? कई जगह हम पानी से बर्फ बनाएंगे। अगला सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। वहां पानी को हम जमा कर क्या बनाएंगे? बर्फ बनाएंगे। तो वहां फिर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 333.7 किलो जूल पर केजी। लास्ट है साइन कन्वेंशन फॉर हीट। हाँ, गैस और, देखिए गैस और वाष्प में बहुत फिजिकल डिफरेंसेस हैं। वाष्प को आप बहुत आसानी से कंडेंस करा सकते हैं, ठीक ना? घर में खाना बनाते हैं, पानी से भाप निकलता है, आप अपना हाथ सिंपली ऊपर रखो और वह आसानी से कंडेंस होकर पानी के रूप में आपके हाथों पे आ जाएगा। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस का फेज चेंज करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कॉस्टली है। मैंने बताया था अभी आपको उस दिन एलपीजी का एग्जांपल। एलपीजी में जो गैस होती है वो नेचुरल प्राकृतिक गैस होती है जो हमको फ्री में मिलती है। तेल के जहां कुएं होती हैं वहां से वो गैस क्या होती है? निकलती है। लेकिन उस गैस को लिक्विडिफाई करके तब हम क्या करते हैं? सिलेंडर में फिल करते हैं। क्यों भाई? हमने सीखा ना कि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत, तो गैस का आयतन क्या होगा?
बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आपको उसको घर में यूज़ करना है तो एक छोटे से बर्तन सिलेंडर में लेके आना होगा। तो क्या तरीका है भाई, गैस को के फेज को क्या कर देना, चेंज कर देना, ताकि वो किस अवस्था में आ जाए। और लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए उनका आयतन क्या हो जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम काफी कम हो जाता है। तो गैसेस को आप कंडेंस आसानी से नहीं कर सकते, जबकि वेपर को आसानी से क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर हीट, जैसे हमने वर्क के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ा था, वैसे ही हीट के लिए भी है। यदि सिस्टम को आप हीट देंगे तो वो पॉजिटिव होगी, और सिस्टम से हीट निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाए तो वो क्या होगा, नेगेटिव। हीट गिवन टू सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, और हीट एग्जॉस्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। इसका बहुत आसान सा एग्जांपल है समझने के लिए। बाइक में हम लोग तेल डालते हैं, अंदर जाके दहन होता है, इसको हम कंबशन कहते हैं, कंबशन से हीट डेवलप होता है, और उसके बाद एग्जॉस्ट के बाद धुएं के साथ बहुत सारी हीट कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। अगर इस हीट का हम उपयोग करते तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती। तो धुएं के साथ जो हीट बाहर निकल जा रही है हमारे लिए क्या है, नुकसान है। यानी कोई भी चीज जो सिस्टम से हीट अगर बाहर चला जा रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस का मतलब नेगेटिव है। अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव, और अगर हीट सिस्टम के अंदर आ रहा है तो वो पॉजिटिव है। तो इस साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 2 एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स समाप्त हो गया। ठीक ना। बात आएगी सर, वर्क में तो हमने अलग अलग प्रोसेस के लिए निकाला था, हीट में हमने निकाला ही नहीं। ठीक ना। तो हीट में भी हम अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है। इसीलिए जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लॉज इन थर्मोडायनेमिक्स, वो हमारा अगला चैप्टर होगा। और जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वहां जाकर फिर से हम वापस यहाँ आएंगे और हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग क्या निकालेंगे, हीट ट्रांसफर निकालेंगे। क्लियर है। चलिए आज के लिए यहीं, ओके, थैंक यू।